इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जनता टीवी INH के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, ये जो रुझान है, तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे थे लगभग वही दिशा, उसी और बढ़ते हुए नतीजे। देखिए, अभी केवल 9:20 हुए हैं। इन रुझानों को परिणाम की शक्ल में देखना वैसी ही गलती होगी जैसी गलती हमने हरियाणा के संदर्भ में की थी 4 महीने पहले। हरियाणा में आपको स्मरण होगा वरुण जी, आप तो साथ में थे उस समय पे हमारे साथ चर्चा में। तो शुरुआत में कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी, एग्जिट पोल के अनुसार ही हवा बना दूंगा सारे चैनल। और चुनाव आयोग की वेबसाइट ये बताती है अभी कि वो केवल 19 सीटों के रुझान आधिकारिक रूप से जता रही है। उन 19 सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा आगे है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। प्रारंभिक रुझान एक बात का तो संदेश स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गहरे संकट में है। वह सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी, इसके लिए हमें लगभग 11 बजे तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 बजे पे तस्वीर लगभग साफ होने की स्थिति होगी दिल्ली के संदर्भ में। पर 2015 और 2020 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सुनामी थी, वो आम आदमी पार्टी की सुनामी के कोई हालात कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी आ रही है, अन्य भी चैनल्स पर या अखबारों में जो जानकारी आ रही है, वो अपने उन संवाददाताओं के भरोसे के बूते है। वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी मुश्किल में है। वो बड़ी मुश्किल उसकी सत्ता से बेदखली के रूप में होगी या एक महीन अंतर के साथ में सत्ता में बने रहने के संदर्भ में, उसमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हड़बड़ाहट में हम अभी सारे आकलन पे पहुंचे और बाद में पता चला कि 11 बजे तस्वीर क्यों बदल जाए, फिर हम अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए दिखाई दे, नहीं ऐसा था, नहीं वैसा था, वो शायद ठीक नहीं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक प्रयास ने उसे दिल्ली में एक सम्मानजनक स्थिति में तो हर हाल ला दिया है। और कांग्रेस के लिए ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। जो भी रुझान आगे परिणाम के तौर पर तब्दील होंगे, वो कुल मिलाकर ये बताता है कि कांग्रेस सुधरने के लिए तैयार नहीं हुई। जिस कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में शासन किया था 1998 से लेकर 2013 तक, वो कांग्रेस आज रुझानों में भी और एग्जिट पोल में भी खाता खोलने के लिए भी संघर्ष कर रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने इन 10 सालों में 12 सालों में अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, ये साफ तौर पर स्पष्ट है। कम से कम इसको लेकर कोई अपने को भ्रम में रहने की आवश्यकता वरुण जी नहीं है। हिमांशु जी, कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करना है। वोटर के बीच में इस छवि को कांग्रेस नहीं बदल पाई, ये स्पष्ट हो रहा है। एक दूसरा, लोग सवाल उठा रहे थे, चुनाव दिल्ली में है, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एनर्जी लगा रहे हैं, वो पटना जा रहे हैं। कुल मिलाकर चुनावी रणनीति पूरी तरीके से सवालों के घेरे में रही। कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रम की शिकार रही। भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, इस पर कांग्रेस को स्पष्टता है, पर भाजपा को हम रोके या अरविंद केजरीवाल रोके, इस द्वंद्व का शिकार कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस की प्रदेश इकाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहती थी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं भाजपा को अपना दुश्मन मानते हुए, अपनी जमीनी हकीकत को पहचानते हुए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं था, ये साफ दिख रहा था। संदीप दीक्षित सबसे गंभीर किस्म की लड़ाई लड़ रहे थे नई दिल्ली में, और राहुल गांधी वहां पर अपनी सभा स्थगित कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कितना भ्रमित था। अजय माकन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर देते हैं, और कांग्रेस का नेतृत्व अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक देता है। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस रणनीति के स्तर पर भ्रम की शिकार थी, मति भ्रम की शिकार थी, और चूंकि उसका मति भ्रम था, उसके चलते जनता का किसी भी स्तर पर कोई विश्वास कांग्रेस के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा। अब उस मूल प्रश्न पर आते हैं सर, जो ये स्थिति आम आदमी पार्टी की शुरुआती रुझान में दिख रही है। 2 अरविंद केजरीवाल के साथ फैक्टर काम करते थे, एक ईमानदार छवि, एक साधारण आम आदमी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जिस तरीके का रहा, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि पर रहा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की राजनीति में एक मसीहा आया है, उसको लेकर जो प्रहार रहा,
ऐसा लग रहा है उस छवि पर जबरदस्त डेंट पहुंचा है, शुरुआती रुझान ये बता रहा है। देखिए, एक पिक्चर आई थी 60-70 के दशक में राजकुमार की, वक्त। उसमें एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के हों और दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। और अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी पूरी राजनीति ही पत्थर फेंककर और कीचड़ उछाल कर की। उन्होंने राजनीति की शुरुआत ही दूसरों को दागदार बताने के रूप में की। उन्होंने देश के लगभग हर नेता को भ्रष्ट बताने के संदर्भ में कोई गुरेज नहीं किया, संकोच नहीं किया, और उसके लिए किसी अदालत से सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती थी। उन्होंने कह दिया यह भ्रष्ट है तो जनता को मानना चाहिए वो भ्रष्ट है। वो इतनी कमिटमेंट के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहते थे। भाजपा ने इस रणनीति को समझते हुए पिछले 5 साल में पूरी मेहनत जनता को यह समझाने में की कि अरविंद केजरीवाल तो हमसे भी ज्यादा भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमसे ज्यादा करप्ट है। अरविंद केजरीवाल हर एक आदमी को जेल में डालने की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके आधे से ज्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया। स्वयं आम आदमी पार्टी के नेता ये चिल्लाते हैं कि हमारी आधी सरकार तो जेल में थी, पर जेल में क्यों थी? भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में जेल में थी। तो कुल मिलाकर जिस राजनीति के चलते अरविंद केजरीवाल ने शिखर को स्पर्श किया था, उसी राजनीति को औजार बनाकर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है। तो एक तो ईमानदार व्यक्ति की छवि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के संदर्भ में ध्वस्त हुई, और दूसरा जिस प्रकार से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास का सौंदर्यीकरण कराया और वो दस्तावेज बाजार में आए। देश के तमाम मुख्यमंत्री इसी प्रकार के घरों में रहते, इससे बेहतर घरों में रहते, उससे ज्यादा खर्चे के साथ रहते, लेकिन अंतर यह कि वो कभी भी सादगी की बात नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल ये बताते थे कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, आलीशान सुविधाएं नहीं लूंगा, पर 4 लाख की मसाज चेयर अगर अरविंद केजरीवाल के घर में आई है तो कहीं ना कहीं आम आदमी के दिमाग में ये तो घंटी बजी होगी, यार ये आदमी कहता क्या था, वो कर क्या गया। तो मुझे लगता है कि इसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राह को मुश्किल किया है। घड़ियां जिस तरीके से सुइयां आगे बढ़ रही हैं, इसके बावजूद भी रुझानों में बहुत अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़ी लीड की ओर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक बड़ी हार की ओर दिखाई दे रही है। तो मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें मतदाताओं के मन पर असर करने में कामयाब रही हैं। जो अरविंद केजरीवाल 2013, 2015 और 2020 में आक्रामक लहजे में चुनाव प्रचार करते थे, वो इस बार डिफेंसिव मुद्रा में थे। अरविंद केजरीवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नकल करते हुए ये कहने के लिए मजबूर हो गए, हाँ मैं ये नहीं कर पाया अब कर दूंगा। तो ये स्वीकारोक्ति भारतीय जनता को शायद पसंद नहीं आई, दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आई, ऐसा रुझानों से महसूस होने लगा। जी हिमांशु जी, अब एक सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। मुझे 2000 जी मंच से कहते थे बटन इतनी तेज दबाओ शाहीन बाग तक आवाज जानी चाहिए। इस बार इतना ध्यान रखा गया कि कहीं से भी ध्रुवीकरण ना हो, कोई भी उस तरह का एंगल चुनाव में ना निकले। पूरी तरीके से दिल्ली सरकार, उसके कामकाज, उनका तरीका, विफलता, पूरा चुनाव बीजेपी ने उस पर पूरी तरह फोकस रखा। बीजेपी ने सबक लिया चुनाव से। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने फिर कहा, जो अरविंद केजरीवाल की ताकत थी उसको पहचानते हुए वार की। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को, जिससे आम आदमी सीधे लाभान्वित हो रहा था, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। ये छोटी बात नहीं है वरुण जी, ये बहुत बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आप बदलाव लाओ, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। आप इस समझ को, इस मजबूरी को और इस स्वीकारोक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। आपने तमाम चुनाव देखे अपने इस पत्रकारिता जीवन में, तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान ये बताते हैं कि सामने वाली पार्टी जो सत्ता में, उसने काम ठीक नहीं किया, उसकी योजनाएं ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। पर ये दिल्ली का विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये तो मान रही है कि योजनाएं जन कल्याण की हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये बता रही थी कि जो लोग इन योजनाओं को संचालन कर रहे हैं वो लोग ठीक नहीं है, वो लोग भ्रष्ट हैं। योजना अच्छी है, हम इसे और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करेंगे, ये योजनाएं तो चालू ही रहेंगी, हम और भी नई योजनाओं को लाकर देंगे। तो भाजपा ने अपनी रणनीति पूरी बदली। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के
आम आदमी होने के और ईमानदार होने के, ये जो दो उसकी सबसे बड़ी ताकतें थी, उन पर वार किया और इस हालत में ला दिया कि अरविंद केजरीवाल हमले करने के स्थान पर मजबूरी में सुरक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए बाध्य हुई। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के संदर्भ में भी भाजपा ने जिस रणनीति का काम लिया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा। प्रवेश वर्मा कौन? साहिब सिंह वर्मा के बेटे। दिल्ली की सियासत में साहिब सिंह वर्मा एक बेहद सम्माननीय नाम रहा। उन साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, जो स्वयं सांसद रह चुके हैं 10 साल तक, उनको मैदान में उतार कर अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट बचाने के लिए भी मजबूर कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते तक तो दूसरी जगहों पर ध्यान भी नहीं दे पाए, अपने आप को संभाल ले रहे हैं। फिर प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके का आक्रामक चुनाव लड़ा, उसने भी अरविंद केजरीवाल की राह को मुश्किल किया। महिलाओं के लिए पैसे बांटने थे, ये आरोप लगाने लगे प्रवेश वर्मा तो खुद पैसे बांट रहे हैं। पर आपने इससे दो काम किए। एक तो लोगों के बीच में खुद ही ये संदेश दे दिया कि प्रवेश वर्मा के माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे, और भाजपा तब तो मिलेंगे जब व्यक्ति अपने पास से देने को तैयार है, तो सत्ता में आने के बाद सरकार से तो दिला ही देगा जब खुद देने को तैयार है। दूसरा, ये भी स्वीकारोक्ति कर दी कि हाँ, हमने कहा था कि देंगे पर हमने दिए नहीं। तो कुल मिलाकर इस बार अरविंद केजरीवाल एक रणनीतिकार के तौर पर भी चूकते हुए दिखाई दिए। उनकी रणनीतियां उनकी पार्टी को ही भारी पड़ती हुई दिखाई दी, और इसी का कारण है कि पहले एग्जिट पोल में और अब एग्जैक्ट पोल दोनों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे। जी हिमांशु जी, हमारे साथ महिमा सिंह जी जुड़ गई हैं, सुधी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका उनसे सवाल। महिमा जी, एक बार फिर दिल्ली फैसला सुना रही है। हम लोग पहले भी बात किए थे, पर उस फैसले में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहती है? उतनी ही दिखाई दे रही है कांग्रेस जितने में भाजपा ठीक से दिखाई दे जाए। काम कर दिया आपने भाजपा का। जय हिंद। डॉक्टर त्रिवेदी, आज की जो सुबह है वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई, उसके नतीजे आ जा रहे हैं। ये नतीजे जनता का आदेश है, और जो आदेश जनता का होगा वो हमारे सर माथे पर होगा। लेकिन उसके बावजूद जो कल माननीय नेता प्रतिपक्ष संसद ने श्री राहुल गांधी जी कुछ सवाल उठाए, बहुत अहम सवाल है, जिससे एक बात तो साफ होती है कि ये तथ्य हैं जो सामने रखे जा रहे हैं, ये सिर्फ एक पुर्जे की खराबी की ओर इशारा नहीं करते, ये एक पूरे लचर सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। और ऐसे में ये सोचना लाजमी हो जाता है कि क्या जनता जो आदेश दे रही है, जनता बोली भाली है, जनता आपकी बात सुनती है, हमारी बात सुनती है और फिर अपना निर्णय करती है, अपना वोट कास्ट करती है। लेकिन क्या उस वोट के साथ सिस्टम ईमानदारी बरत रहा है? एक तो सवाल ये अहम खड़ा हो जाता है। मेरी आवाज मैं उम्मीद करती हूँ आपको ठीक से मिल रही है, क्योंकि मुझे मेरी आवाज वापस मिल रही है। मैं पीसीआर टीम से बोलता हूँ कि थोड़ा आवाज के संदर्भ में दोबारा से काम करें, क्योंकि महिमा जी की आवाज गूंज रही है। उनको भी वो आवाज खुद सुनाई दे रही है और हम लोगों को भी वो काफी गूंजते हुए आ रही है। जी महिमा जी। जी, तो मैं ये कह रही थी कि आज का ये नतीजा बहुत अहम इसलिए है क्योंकि चुनावी मशीनरी की खराबी के बावजूद भाजपा की नफरती भाषणों, उनकी जो हेट स्पीचेस हैं, उनकी जो नफरत वाली पॉलिसीज हैं, उनके बावजूद, उनके कैश फॉर वोट के बावजूद, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के बावजूद जो नतीजे आज स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यदि यही संख्या होने जा रही है, तो ऐसे में मैं जॉन त्रिवेदी जी को पंक्तियां मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहती हूँ, और खास तौर से भाजपा से जिसको संख्या मिलती हुई दिख रही है। तो अगर अंततः सर ऑडियो चेक कराते हैं, तब तक मैं आपके पास लौटना हूं और उसके बाद आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिमांशु जी, ये जो अब चुनाव आयोग के भी वेबसाइट पर आंकड़े आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो गैप है, जो अंतर है, वो बहुत बड़ा है। तो अब हम अभी भी कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो बदल सकता है, लेकिन 2015 और 2020 के बाद अब तक ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, अगर इस समय को हम देखें, अब तक नहीं थी। यहाँ से परिस्थितियां बहुत ही उनके लिए जो है वो चिंताजनक हो चली हैं। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है ना। मैंने पहले ही कहा कि रुझानों से एक बात स्पष्ट हो रही है कि आम आदमी पार्टी
2015 और 2020 के प्रदर्शन को दोहराने तो हरगिज नहीं जा रहे। प्रारंभिक रुझान इस बात का तो संकेत दे रहे हैं, पर सत्ता में से विदाई हो रही है, इसके संदर्भ में मैं 1 घंटे इंतजार और करना चाहूंगा। इसलिए करना चाहूंगा कि हम अभी अति उत्साह में आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज करें, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार शुरू कर दो, बाद में आंकड़े बदले तो अपनी बातों से ही पलटती हुई अपने दर्शकों के बीच में दिखाई दे, तो वो उचित नहीं है। ऐसे तमाशे पहले भी कई बार हुए हैं, और हरियाणा का तो मैंने आपको उदाहरण दिया है। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनवाई दी थी वरुण जी, आपको याद होगा, सारे चैनल जिसमें हम भी शामिल थे। और उसके बाद में सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए थोड़ा संयम ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर इतनी मुश्किल में भी दिखाई दे रही है तो क्यों दिखाई दे रही है, ये विवेचन का विषय है। और कांग्रेस कहीं क्यों दिखाई नहीं दे रही है, ये भी विवेचन का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में बार बार ये बात दिखाई दे रही थी कि वह कांग्रेस को एक ठीक ठाक वोट मिले, इस कोशिश में भी जुटी हुई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी रुझानों में जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, या एग्जिट पोल में जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, उसमें कांग्रेस के संदर्भ में उसकी रणनीति ने काम किया है, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आगे चल रहे हैं, तो उसमें संदीप दीक्षित का योगदान किस तरीके का है, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आतिशी पीछे चल रही हैं, तो उसमें अलका लांबा कोई भूमिका निभा पा रही है रमेश बिधूड़ी के लिए, या रमेश बिधूड़ी अपनी दम पर ही आगे जा रहे हैं, ये जानना तो दिलचस्प है ना। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर बाकी लोगों की स्थिति क्या रह रही है। जी लेकिन इसमें एक सवाल और है हिमांशु जी, हम महिमा जी के पास जाएं उससे पहले, अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पे प्रवेश वर्मा आगे हैं। हालांकि सुबह से जानकारी मिल रही थी कि पहले राउंड से ही प्रवेश वर्मा ने लीड बना रखी है। आपने जो कहा, हमने यहाँ देखा बहुत जगह पर अरविंद केजरीवाल की जनसभाएं थी, लेकिन वो नई दिल्ली से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये किलेबंदी सिर्फ बीजेपी ने नहीं, ये किलेबंदी कांग्रेस की तरफ से भी हुई। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, मजबूत उम्मीदवार उतारने पर नाराजगी जाहिर कर दी थी। वॉक ओवर वो चाहते थे जो नहीं मिला कांग्रेस से चुनिंदा सीटों पर। मैं तो आपसे ये बोल ही रहा हूं कि आप अगर देखें, अभी जो मेरे पास में आंकड़े हैं चुनाव आयोग के अनुसार, उसमें अरविंद केजरीवाल के मुकाबले प्रवेश वर्मा आगे तो हैं, पर वो कांटे की लड़ाई में आगे। चुनाव आयोग के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस समय प्रवेश वर्मा को 2272 वोट मिले हुए और अरविंद केजरीवाल को 2198 वोट मिले हुए। कुल जमा 74 वोटों से इस समय प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित में 404 वोट पाए। संदीप दीक्षित दिल्ली के सांसद रहे हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो 15 साल इसी सीट से विधायक रही। तो कुल मिलाकर संदीप दीक्षित की मौजूदगी क्या प्रवेश वर्मा को किसी रूप में लाभ पहुंचा रही है, ये विवेचन का विषय रहेगा। और अरविंद केजरीवाल की परेशानी इसी बात को लेकर थी, आम आदमी पार्टी की परेशानी इसी बात को लेकर थी कि जिस कांग्रेस के साथ उसने लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाकर मैदान में अपनी भूमिका निभाई थी, वो कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो ऐसे में भाजपा को मदद मिलती है। भाजपा ने कांग्रेस की एक शिकस्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बहुत जान लगाई। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी कुछ ना कुछ वोट जरूर ले पाए, इतने ना ले पाए कि सीट जीत जाए, पर इतने जरूर ले पाए जिससे आम आदमी की उम्मीदवारों के हार को सुनिश्चित किया जा सके। इस रणनीति पर काम किया है और जानने में दिलचस्पी है कि यह रणनीति कितनी काम आई है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के संदर्भ में वैसी बिल्कुल भी मेहनत नहीं की जो एक गंभीर किस्म का प्रयास राष्ट्रीय राजनीतिक दल को करना चाहिए। राहुल गांधी ने कितनी सभाएं ली, किस दौर में ली? प्रियंका गांधी कैसे कैसे इलाकों में जाकर पूरी जान झोंकती हैं। दिल्ली में रहने वाली प्रियंका गांधी को आपने कितनी जगह सड़क पर घूमते हुए देखा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मदद करने के संदर्भ में रही। वहीं राज्य इकाई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतनी नाखुश थी, विशेष तौर पर अजय माकन, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो आम आदमी पार्टी की हार को सुनिश्चित करें, चाहे बदले में भाजपा जीत जाए। ये एक बड़ा अंतर
राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच में था कांग्रेस। जी सर, महिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाएं उससे पहले एक दिलचस्प जानकारी मैं दे देता हूं। ये जो शुरुआती रुझान है, इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और कहा है और लड़ो आपस में। महिमा जी के लिए है, महिमा जी से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। डॉक्टर महिमा जी, द्विवेदी, मैं तो ये कहूंगी कि इस देश का जो संघीय ढांचा है वो हमारे लोकतंत्र की जान है, लोकतंत्र की केंद्र में है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सदैव राजनीति करते रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, तो उस समय किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ये लॉबिंग कर रहे थे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए, और वो हिस्सा बने भी और लाभान्वित भी हुए उससे निश्चित तौर पर। लेकिन आज यदि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसको उजागर करने में हमारी भूमिका अहम रही, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो ये इसी एम्बिशन के साथ दिखाई दी कि वो अपने आप इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, तो उसका हमने सम्मान किया। और मुझे लगता है कि इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए, सहमति के लिए असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मैं समझती हूँ कि एक बहुत अहम खासियत है लोकतंत्र की कि हम सहमत होने के लिए असहमत होने के लिए सहमत हैं। तो इसलिए दिल्ली के चुनाव को हम सभी लोग बड़ी नजदीकी से देख रहे थे। बड़ी लगन के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतर के काम किया, लोगों के तमाम मुद्दों को उठाया, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग का, जल भराव का मुद्दा हो, चाहे वो जो लैंडफिल, जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिल्ली में हो गए हैं उनका मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर एलजी की का प्रभुत्व करने का, जीएनसीटीबी एक्ट को दिल्ली के ऊपर थोप देने का मुद्दा हो, जिसमें आम आदमी पार्टी भी भागीदार रही और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ये सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच पहुंचे डॉक्टर द्विवेदी। हमने अपनी बात जनता तक पहुंचाई, जनता की बात सुनी, और जनता की बात सुन के अपने जो वायदे थे, जो प्रतिज्ञाएं थी, वो जनता के बीच जाकर ली। बावजूद उसके महिमा जी, मैं थोड़ा यदि आपको हम देख जानकारी रहे देता हूँ, हैं, आपने जितनी एक भी मिनट कोशिश की, एक मिनट रुकें, मैं पर आपकी कोशिशों का जनता पर असर कितना है इसके संदर्भ में मैं एक सीट का उल्लेख करता हूं। एक सीट है करावल नगर, यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं कपिल मिश्रा, उनको 11,695 वोट मिले हुए हैं। अभी काउंटिंग चल रही है, 2 राउंड की हुई है, और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, उनको 5,225 वोट मिले हैं। कपिल मिश्रा इस समय 6,470 वोटों से आगे चल रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने इतना संजीदा प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली में सत्ता में रही आम आदमी पार्टी के आने से पहले। उस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा, आपको जानकर अचंभा होगा महिमा जी, कुल जमा अभी तक उनको 314 वोट मिले हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को तकरीबन 12,000 के करीब, और उसके मुकाबले कांग्रेस का प्रत्याशी 314 वोट। महिमा जी, आपकी प्रतिक्रिया? डॉक्टर त्रिवेदी, एक सीट का उदाहरण आपने दिया, बहुत सारी सीटों को मैं स्वयं जो है देख रही हूँ, और ईसीआई की वेबसाइट पर मैंने देखा, और जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ये लगता है कि अधिकतम सीटों पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा, और कई जगह तो जो गैप है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे में अब ये जो बात है, करावल नगर का उदाहरण अपनी जगह ठीक है, लेकिन नई दिल्ली का उदाहरण भी है, लेकिन और दूसरी सीटों के उदाहरण भी हैं। और ऐसे में एक बड़ी जो 2 बड़े अहम बिंदु हो जाते हैं यहाँ पर सोचने के डॉक्टर द्विवेदी। पहला बिंदु तो ये है कि जो कल बहुत सारे अहम सवाल चुनाव आयोग से किए गए हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा, ये देखना आवश्यक हो जाता है कि वो जो महाराष्ट्र की जो वोटर सूचियां हैं उनके अंदर जो तथ्य इंगित कर रहे हैं वो कितने सत्य हैं, कितने नहीं हैं, क्या चुनाव आयोग इस बात का हमें जवाब देगा, और उस जवाब से ये तय होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव और अब दिल्ली के चुनाव पर इस सब का क्या असर पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली के अंदर आप अगर रमेश बिधूड़ी
अगर परवेश वर्मा जैसे लोगों को जीतते हुए देखते हैं, तो एक सवाल हमें अपने आप से अपने जहन में भी करना चाहिए कि प्रियंका गांधी के गालों के ऊपर टिप्पणी करने वाले नेता जीत रहे हैं, कि कैश फॉर वोट करने वाले नेता जीत रहे हैं, तो एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या परिवर्तन के नाम पर हम नफरत और डर फैलाने वाली मानसिकताओं का प्रभुत्व चाहते हैं? तो ये सारे सवाल, और इसके साथ साथ फिर एक बात जो मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ, यदि अंततः दिन के अंत तक संख्या उनके हित में जाती है और देखते हैं कि भाजपा ही सरकार बनाने जा रही है, तो फिर फैज जौनपुरी जी के अंदाज में उनसे ये जरूर कह देना चाहूंगी कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। अंततः ये डर, ये नफरत जिसे इस्तेमाल करके वो काबिज हो ही जाएंगे यदि सत्ता पर अंततः, आशा अभी भी बनी हुई है कि ऐसा न हो और इस आंकड़े में परिवर्तन हो, लेकिन यदि जैसा दिख रहा है वैसा हो जाएगा, तो भाजपा को ये देखना चाहिए कि अपनी डर और नफरत की राजनीति को एक तरफ रख के दिल्ली से जो वायदे किए हैं, दिल्ली के लोगों के जो हित हैं, उन्हें केंद्र में रखें और उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाएं दिल्ली के अंदर सरकार बनाते हुए। महिमा जी, मेरे दो सवाल है आपको। आपने कहा कि आप एक सीट का उल्लेख कर रहे हैं, पर बाकी सीटों पे मैंने भी देखा है दो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर आपके दो सबसे बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। एक नई दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित है, पूर्व सांसद है, लीला दीक्षित के बेटे हैं, और दूसरी कालका जी, जहां पर आतिशी के खिलाफ अलका लांबा जी हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोनों 400 वोट पाए हैं अभी, आपकी जानकारी के। ये स्थिति है कांग्रेस की। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके नेता टाइमिंग के संदर्भ में ऐसी चूक कैसे कर देते हैं? महाराष्ट्र का इतना बड़ा मसला लेकर राहुल गांधी को कल का ही दिन मिला लोगों के बीच बात उठाने के लिए। महिमा जी, आप तो स्वयं बहुत सुधी प्रवक्ता है, कुशल राजनीतिज्ञ हैं। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर सब तरफ चर्चाएं चल रही हैं, दिल्ली में क्या होने जा रहा है ये बहस का विषय है। आज दिल्ली के चुनाव परिणाम आने हैं, आज भी सब जगह बहस का मुद्दा दिल्ली के परिणाम रहने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी जब महाराष्ट्र के चुनाव को 3 महीने 4 महीने हो गए, तो 3 दिन बाद कर लेते, कम से कम वो विषय लोगों के जहन में तो रहता। ऐसी चूक महिमा जी आपका नेता कैसे कर लेता है? जिस समय पर विषय चर्चा में क्या रहना है, सुर्खियां किस विषय पर रहनी है, उन्हें महाराष्ट्र की बात लेकर आना जिसे लोग भूल जाने वाले हैं। अभी बात क्या चल रही है? बात ही चल रही है अरविंद केजरीवाल कैसे निपट गए या कैसे बच गए, आम आदमी पार्टी कैसे निपट गई, कैसे बच गई। आपको नहीं लगता है टाइमिंग के संदर्भ में अभी भी आप भाजपा से सीखने के लिए तैयार नहीं है? डॉक्टर द्विवेदी, आपने ये जो अभी मुद्दा उठाया है टाइमिंग का, दरअसल बड़ा अहम मुद्दा है। और टाइमिंग को यदि देखा जाए तो अभी हाल की एक टाइमिंग हम सबके देखने के लायक है। दिसंबर के महीने में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एक निर्देश होता है चुनाव आयोग को कि कुछ याचिकाकर्ता हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए कुछ आंकड़े मांग रहे हैं चुनाव आयोग से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत, और वो आंकड़े उन्हें 6 हफ्ते के अंदर अंदर मुहैया कराए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग 2 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई क्या? कार्रवाई ये करता है कि वो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से इस बात का आग्रह करता है कि कुछ संशोधन किए जाएं, कुछ परिवर्तन किए जाएं। जो नियमावली है चुनाव आयोग की, उसके अंदर वो परिवर्तन 2 हफ्ते के अंदर अंदर कर दिए जाते हैं। और उस परिवर्तन का नतीजा ये है, आज तो आप अपने चैनल पर आंकड़ों के साथ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उन परिवर्तनों के बाद मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आप उस तरह से डेटा दिखा पाएंगे जैसे आज दिखा सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने संशोधन कर दिया कि आप वो डेटा ले ही नहीं सकते चुनाव आयोग से। इसी बात की लड़ाई कल हमारे नेता ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने उठाई। आप कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक असहमति दर्ज करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये इस टाइमिंग से बेहतर टाइमिंग इस बात को उठाने के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली के अंदर जीएनसीटीबी एक्ट के माध्यम से वोटर के अधिकारों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कि हो सकता है भविष्य में जाके ये कहे कि दिल्ली को तो सीएम की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एलजी काफी है, वो भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली के अंदर वोटरों का दमन करने में लगी हुई है और उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब होते दिख रहे हैं, ऐसे में ये पता लगाना जरूरी है। अच्छा, अंदर से हमें ये जानकारी भी मिली
कि दिल्ली के चुनाव आयोग को ट्रेनिंग देने के लिए महाराष्ट्र से बहुत सारे ऑफिशियल्स को बुलाया गया कि किस तरीके से चुनावी प्रणाली को आप जो है इस्तेमाल करेंगे और इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चुनाव में। तो इसलिए महाराष्ट्र एक मॉडल बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और महाराष्ट्र मॉडल क्या है? तीन सवाल में बस एक मिनट तैयारी के बाद मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। मैं एक मिनट वो 3 सवाल दोहरा दूं, बड़े अहम है आपके दर्शकों के लिए आज, जो राहुल गांधी जी ने कल उठाए हैं। पहला सवाल तो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर 5 साल में जितने वोटर नहीं जुड़े वो 5 महीने में कैसे जुड़ गए। दूसरा सवाल ये है कि जितनी जनसंख्या है महाराष्ट्र की उतनी उससे ज्यादा वोटर कैसे हो गए जितनी अडल्ट संख्या है। और तीसरा सवाल ये है, एक सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कामठी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ऐसी ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर जिस वोटर परसेंटेज से, जिस मार्जिन से भाजपा जीती है वो लगभग उतना ही मार्जिन है जितने नए वोटर जुड़े गए थे। ये कैसे हुआ? अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इसका उत्तर देता है कि नहीं, और देखना ये होगा दिल्ली में भी ऐसे आंकड़े सामने आएंगे क्या। हम कड़ी नजर बनाए हुए हैं, आपको मालूम होगा ईगल नाम की टीम बना दी हुई है कांग्रेस ने, और हम इस सच को देश के सामने लाकर ही रखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा इस पर आ जाए। सारी तैयारी भाजपा ने समीकरण बिठा के की, भाजपा ने महाराष्ट्र से भी ऑफिशियल बुलाकर उनकी ट्रेनिंग भी की, पर देखो उसके बावजूद भी अभी आंकड़ा यह है कि बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही है और उसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस क्या करती है? जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है तो वो एक बड़ा पुराना शेर जो मैं अक्सर कहा करती हूँ और दोहराना चाहती हूँ यहाँ पर, कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कांग्रेस तो वो बरगद का वृक्ष है जिसकी जड़ें इस देश के गांव गांव कूचे कूचे के नीचे बसी हुई हैं। ये सपने लोग देख सकते हैं लेकिन कांग्रेस यही है और कांग्रेस डटी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़ी दिक्कत है। शेर बहुत अच्छा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से आपकी हस्ती मिटी हुई है दिल्ली में, विचार का विषय है। शेर अच्छा है पर फिट नहीं हो रहा है, थोड़ा विचार कीजिएगा। कोई और शेर आपको खोजना होगा। आपने कुछ दिन पहले एक शो करते हुए मुझसे सवाल किया था डॉक्टर द्विवेदी कि भाजपा क्या कांग्रेस को मिलने वाले वोटों के ऊपर आंख लगाए हुए है और क्या यही उनकी रणनीति है। तो आप ये देखिए कि भाजपा का वजूद किसी भी आप दृष्टिकोण से देख लें, वो वजूद उस दिन मिट जाएगा जिस दिन कांग्रेस का वजूद मिट गया। तो इसलिए कांग्रेस है तो भाजपा है। आम आदमी पार्टी जैसे लोग पैदा ही हुए कांग्रेस का विरोध करके, लेकिन कांग्रेस निरंतर लोगों के हित को अपने केंद्र में रखते हुए अपनी रणनीति को नवीन रूपरेखा देने में डटी हुई है, लगी हुई है। आपकी भाजपा को बनाए रखने के लिए कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। महिमा जी बता रही है भाजपा का वजूद इससे है कि कांग्रेस का वजूद रहे, तो भाजपा के वजूद के लिए कांग्रेस वजूद में है। वरुण जी, थोड़ा लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ नई जानकारियां, क्या कुछ नए रुझान, क्या कुछ नए परिवर्तन? जी, एक परिवर्तन ये है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को अंततः सुबह से अब तक 264 वोटों की एक लीड मिल गई है। अब वो आगे चल रहे हैं। आतिशी पीछे चल रही हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। जो सीट सबसे स्ट्रांग पूरी दिल्ली में मानी जा रही थी, सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश की सीट, चुनाव आयोग बता रहा है कि वहां से सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा 49 तक था वो घट के अभी 44 पे आया है बीजेपी का। वोट परसेंटेज पे मुझे ये कहना है कि चुनाव आयोग कह रहा है बीजेपी 49%, आम आदमी पार्टी 42% और कांग्रेस 6.5% पे खड़ी है। पिछली बार 4.5% वोट कांग्रेस को मिला था, ये आंकड़ा 6.5% है चुनाव आयोग के मुताबिक, यानी स्थिति जस की तस है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक दिलचस्प खबर सीलमपुर से आ रही है जहां से बीजेपी आगे चल रही है। ये क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद ये समीकरण बना है कि सीलमपुर में बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रवेश वर्मा के मुकाबले अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बनाई है, लेकिन उनकी पार्टी बढ़त नहीं बना रही। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है रुझानों में और ठीक ठाक अंतर के साथ आगे है।
70 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए कुल जमा 36 सीटों की जरूरत है, पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी 44 सीटों पर आगे बताई जा रही है। कांग्रेस महज 1 सीट पर आगे है और आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। महिमा जी 4.5 से 6.5 मेहनत कुछ तो रंग ला रही है, क्या कहती है? जैसे जैसे ये आंकड़े और हमारे सामने आएंगे, मैं देख रही हूँ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपसे बात करते हुए कि निरंतर जो है जो जो नंबर्स हैं वो बदल रहे हैं और बड़ा दिलचस्प होगा अभी और देखना आगे कि कहाँ किस तरह का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कांग्रेस के वर्कर हों या लीडर हों, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक नेता ने जमीन पर उतर के लोगों से जिसे कहते हैं कि सीधा दिल से दिल का संवाद किया है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो हमारे सभी उम्मीदवार हों, चाहे वो हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हों। ये अभी 2% की बढ़त दिख रही है और जैसा मैंने कहा ना डॉक्टर द्विवेदी कि इन आंकड़ों को के ऊपर चर्चा करना अब बड़ा बेमानी लगता है कभी कभी, क्योंकि ये जो सवाल सारे चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी दल हारे या जीते, असल हार चुनाव आयोग की हो रही है। असल जो हार है वो इस लोकतंत्र की, हमारे वोटर्स के अधिकारों की हो रही है। क्योंकि असल में आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों का जो जवाब आता है वो ये है कि हम किसी को भी वोट दें, ये नहीं पता वो कौन सी पार्टी में जाकर के मिल जाएगा। ऑपरेशन लोटस करके लोगों के अधिकारों का हनन करके आज लोकतंत्र को ऐसे स्तर पर ले आई है ये जो पॉलिटिकल रिजीम है, जहां वोटर का कहीं ना कहीं एक आप देखिए एक बड़ी मात्रा में लोगों ने वोट भी नहीं किया है दिल्ली में, मैं कल देख रही थी आंकड़े। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है ये बड़ा विवेचना का विषय है कि लोग वोट करने के लिए निकलने को प्रोत्साहित न महसूस करें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उनके अधिकारों की लड़ाई को उतने पुरजोर तरीके से लड़ पाने में सभी पार्टियों के तौर पर चूक रही है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अपने आप इतने उदार कैसे रह लेती है? आप सब विषयों पर बात करने के लिए तैयार है, सब विषयों पर चिंतन करने के लिए तैयार है, सब विषयों पर मंथन की जरूरत महसूस करती है। देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए आपकी चिंताएं रहती है। अपनी पार्टी को लेकर बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं करती हैं? अब जैसी भी हालत, जैसे आप इस बात पे बहुत चिंतित हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को वोट करने के लिए नहीं निकले, ये आपको बड़ा परेशान कर रहा है। और जितने भी निकले उनमें से लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए। आप देखो 48% लोग भाजपा को वोट देती है, 42% लोग आम आदमी पार्टी को वोट देती है, पर कांग्रेस को कितने? 6%। कांग्रेस को लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं। आप इसकी जरूरत महसूस नहीं करती, बाकी सब जरूरत महसूस करती है। आप इतनी उदार कैसे रह लेती है? ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है डॉक्टर द्विवेदी। जी 150 साल इस देश में एक आंदोलन की तरह, एक धारा की तरह कांग्रेस पार्टी कैसे जमी हुई है? वो इसी तरीके से जमी हुई है, वो इसी तरीके से अस्तित्व में है, क्योंकि हमारे लिए असल में जो बात मायने रखती है वो है जो जो मुद्दे हर व्यक्ति, और इतनी संख्या में लोग नहीं निकले या रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा जैसे लोगों को लोग वोट करें। ये राजनीति तो समाज से है ना डॉक्टर द्विवेदी। यदि समाज के अंदर ही जो है चिंतन खत्म हो जाएगा तो फिर राजनीति तो निश्चित तौर पर चिंतनहीन हो जाएगी। राजनीति अपना जो मैं कहूंगी कि जो स्वरूप होना चाहिए उस स्वरूप को खो देगी, बल्कि खो रही है कहीं ना कहीं एक लंबे समय से। और कांग्रेस पार्टी की चाहे भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम हो, राहुल गांधी जी ने चलाई, चाहे वो सभी मुद्दे हो जो खड़गे जी निरंतर उठाते रहते हैं, चाहे वो चेतना को जागरूक करना हो जो प्रियंका गांधी जी निरंतर करती रहती हैं, चाहे दिल्ली के अंदर आपने देखा संदीप दीक्षित जी का लोगों से जाकर के अहम मुद्दों पर बात करना हो, उन्हें वोट करने के लिए प्रोत्साहित करना हो, ये सारी बातें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अहम लड़ाई ये है। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला उजागर करने वाले हम थे, बावजूद उसके जब लोकसभा चुनाव के समय लोग आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया इंडिया गठबंधन को कि हम आपके साथ जुड़ के इस लड़ाई को भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनकी नफरत की राजनीति, संवैधानिक मूल्यों को मिटाने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात में दूसरी बार नहीं सोचा और ये सोचा कि हाँ, संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए हमें साथ आना ही चाहिए।
तो आप कह रहे हैं कि मैं सब मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस बात पे नहीं करना चाहती कि दिल्ली में हमारे साथ क्या हुआ। मैं दोबारा से ये बात दोहरा देना चाहती हूँ, पूरी की पूरी चुनावी प्रणाली को भाजपा ने ध्वस्त करने का काम किया है कि जो भी आंकड़े सामने आते हैं, जनता का आदेश सर माथे पर है, लेकिन क्या वो आदेश ईमानदारी से चुनाव आयोग के माध्यम से पारित किया जा रहा है, ये एक सवाल करने योग्य है। और इसी सवाल को हम कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। चुनाव आयोग डेटा देने से मना करे, धांधली के बीच फुटेज देने आपके से, दावे धांधली के संदर्भ में उसके बीच की इस हकीकत पे बात करना चाहता हूं कि आपकी सारी बात मान लेते हैं, बड़ी ही दूषित चुनाव प्रणाली के तहत चुनाव हो रहा है, सब कुछ घालमेल होकर चुनाव हो रहा है, भाजपा के द्वारा पूरी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है। पर ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी जुम्मा जुम्मा 12 साल पहले अस्तित्व में आई हुई एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, वो 42% वोट हासिल करने में सफल रह रही है। और जो वटवृक्ष है, जो आंदोलन रही है, जिसने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई और 12 साल पहले 15 साल तक इस दिल्ली की सियासत में केंद्रीय भूमिका में रही है, जिसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसको कुल जमा 6% वोट मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि वोट भाजपा को मिल जाए, आम आदमी पार्टी को मिल जाए, पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलना चाहिए, ये व्यवस्था बनाई है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। आम आदमी पार्टी को भाजपा मिल गए इस संदर्भ में चुनाव आयोग के साथ। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं डॉक्टर द्विवेदी, आपकी तमाम शोज पर भी मैंने कहा कि 12 साल पहले, जैसा आपने अभी बताया, ये पार्टी कांग्रेस के द्वारा सजाए हुए रथ के ऊपर सवार होकर के दिल्ली में आकर एक आंदोलन करते हुए सत्ता पर काबिज हुई। आरएसएस के नेता आजकल बता रहे हैं कि वो जो आंदोलन था, पूरा अन्ना हजारे आंदोलन जिसे कह देते हैं, वो किन लोगों ने खड़ा किया था? आरएसएस और भाजपा द्वारा प्रायोजित ये जो अस्तित्व में आए, इन लोगों को आने का रास्ता भी कांग्रेस ने दिया। और ये तो कांग्रेस पार्टी के बारे में सभी लोग जानते हैं। जिन नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी की जिस विचारधारा ने एक समय पर 0 सांसद 0 विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जमीन मुहैया रखी, ये सुनिश्चित किया कि विपक्ष की आवाजें जिंदा रहनी चाहिए, उन्हें कोई सीट न होने के बावजूद भी उनको स्पीकर का पद दिया, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है डॉक्टर द्विवेदी। तो इसलिए आज अगर दिल्ली के अंदर ऐसी सूरत दिखाई दे रही है जिसमें थोड़ी नाउम्मीदगी दिखती है, लेकिन बावजूद उसके हम लगन से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है। और जब हम टॉस करते हैं तो कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आ जाता है। अभी टेल आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं। हम, वो कहते हैं ना कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो हमारे हाथ से बेशक तलवार बार बार टूट रही हो, लेकिन हम, जैसा मैंने पहले कहा, डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हम निरंतर मैदान में हैं, हम निरंतर लोगों के साथ संपर्क में हैं। राजनीति संवाद से, संपर्क से होती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जो नए तरीके चलाए हैं, लोगों में डर फैलाने वाले, लोगों में नफरत फैलाने वाले, लोगों को जो है ब्लैकमेल करके राजनीति करने वाले, नेताओं को ब्लैकमेल करके राजनीति करने वाले, ये सब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट लिव्ड, क्षण भंगुर तरीके हैं। और ये क्षण भंगुर तरीके आज नहीं तो कल ध्वस्त होंगे। हम जो है संपर्क से, संवाद से, आंकड़ों से अपना तालमेल बनाए हुए हैं। ये लड़ाई जारी है और वो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज हार है, कल जीत भी होगी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, तो लगातार निगाह बनाए रखता है। कुछ दिलचस्प आंकड़े वरुण जी मेरे पास में है। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज मुश्किल में हैं, आगे भी चल रहे हैं, तो बड़े मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं, लेकिन सबके बीच में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है गोपाल राय। वो अपने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 8,500 वोटों से आगे चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि ऐसा नहीं है उनके सारे दिग्गज कठिनाई में है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो एक आरामदायक स्थिति में आ गए। विधानसभा चुनाव के अंदर 8,000 की लीड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण लीड होती है। तो गोपाल राय एक गंभीर नाम है, आम आदमी पार्टी का एक विचारवान गंभीर चेहरा है। तो वो
इस समय पे 8,000 वोटों से 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही गांधीनगर क्षेत्र से नवीन चौधरी हैं, वो भी तकरीबन 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंजना परचा हैं, वो भी 6,000 वोटों से आगे चल रही हैं। एक राम सिंह नेताजी हैं जो बदरपुर से हैं, वो इस समय तकरीबन 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कुछ सीटों पर एक निर्णायक बढ़त बनाने में सफल हुए हैं और आम आदमी पार्टी अब रुझानों के अनुसार, जो मैं आपसे शुरुआत में बोल रहा था, कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुकाबले में आती हुई दिख रही है। अब अंतर उतना बड़ा नहीं है, 38 बनाम 28 तकरीबन इस प्रकार का अंतर चुनाव आयोग के अनुसार है। हम चुनाव आयोग के आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि बाकी लोग अपने अपने तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, पर चुनाव आयोग ही अंतिम बिंदु है जिस पर दिखने वाले आंकड़े ही फैसले की शक्ल में मान्य होते हैं देश के कानून के अनुसार। तो उसके अनुसार जो अभी आंकड़ा है वो 28 और 38 है। जी वरुण जी। और सर हमारे जो हिमांशु जी टैली है उसमें भी बदलाव हुआ है। बीजेपी की 8 सीटें कम हुई हैं और आम आदमी पार्टी की 8 सीटें बढ़ी हैं। जो 49-20 था वो 41-28 हो गया है, यानी यहाँ पर जो मुकाबला है उसमें वापस आ रही है। 39 और 30 हो गया है, यानी अब ये क्लोज फाइट जो है उसमें बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। 39-30 हो गया है आंकड़े में। जैसा आपने कहा था कि 1 घंटा और इंतजार करेंगे, तो फिलहाल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी 2% वोट का फर्क आया है। जो बीजेपी का वोट परसेंट 49 था वो 47 हो गया है और आम आदमी पार्टी का 43 के ऊपर चला गया है। कांग्रेस वहीं पर फिलहाल 6.5 पर कायम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, अंजलि, एक बार उनसे पूछ लेते हैं उनके पास क्या जानकारी है। 41-27 हो गया है यहाँ पर, बीजेपी 41 और 27 हो गया। और अभी अगर आम आदमी पार्टी का मैं वरुण जी बोलूं, यहाँ पर जो 1,000 वोटों जो मार्जिन मेन है 1,000 से ऊपर का, वो चांदनी चौक, आदर्श नगर, मटियाला महल, मेहरौली, बदरपुर, देवली, गांधीनगर, संगम विहार, बदरपुर, रोहिणी और सदर बाजार, यहाँ पर हम मार्जिन जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ज्यादा। और अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल पर सबकी नजर है। मार्जिन जो है, भले ही अभी अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से 200 समथिंग मार्जिन यहाँ पर 264 मार्जिन है। अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट यहाँ पर आ रही है वो 264 है। ये देखिए 254 है जो मार्जिन अभी अरविंद केजरीवाल का है। तो अभी कुल मिलाकर अभी अरविंद केजरीवाल की सीट पर अभी कुछ भी 50-50 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांटे का मुकाबला है। बीजेपी की वो सीटें जहां पर 3,000 से ज्यादा की बढ़त है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने 9,000 से अधिक वोटों का अंतर बना रखा है। त्रिनगर, राजौरी गार्डन जहां से मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, 3,599 वोटों का अंतर है। बवाना से रविंद्र इंदिराज 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद की अगर बात की जाए, मोहन बिष्ट 16,181 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बात पतपड़गंज की जाए, जहां से अवध ओझा रविंदर नेगी के बीच मुकाबला था, रविंदर नेगी 5,590 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज 3,000 वोटों से अधिक आगे चल रहे हैं। रिठाला से कुलवंत राणा, छतरपुर से करतार सिंह तंवर 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर उमंग बजाज आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी की कोर टीम का हिस्सा दुर्गेश पाठक वो पीछे हो गए हैं राजेंद्र नगर से। ये सीट पहले राघव चड्ढा के पास हुआ करती थी। छतरपुर से करतार सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। तो 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी के जो पूर्व विधायक हुआ करते थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए, लेकिन फिलहाल उन्हें बीजेपी में जाने का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो बढ़त बनाए हुए हैं। चुनिंदा सीटों पर यह मुकाबला है। आतिशी बताया जा रहा है लगभग 1125 वोट से पीछे चल रही हैं। और ये जो पटपड़गंज की बात हो रही थी, रविंद्र नेगी आगे हैं जो पिछली बार 3,000 वोट से हारे थे मनीष सिसोदिया से। तो आप ये मान करके चलिए कि इस बार मुकाबला होगा। और अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो जैसी फाइट देंगे उसके हिसाब से रविंद्र नेगी की हार और जीत तय होगी। बहुत सारी सीटों पर ऐसा है। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे तो ये बीजेपी 49 पर थी, अब बीजेपी 39 पर हमारे यहाँ टैली में दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिख रही है। 30 और 39 है, मतलब बहुमत के आंकड़े के बीजेपी पार है, लेकिन जो 49-50 तक पहुंची थी वहां से घटकर अभी 39 पर आ गई है। अगला आधा घंटा 40 मिनट और बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जो बताएगा कि क्या ट्रेंड जो है वो सेट होने जा रहा है। सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, एक दुर्गेश पाठक पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास लीड है। आतिशी जो है वो थोड़ा पीछे चल रही हैं। बीजेपी से मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो आगे चल रहे हैं। बाबरपुर से गोपाल राय जो है वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके का जो गणित है वो सामने आ रहा है। ऊपर नीचे अभी मामला हो रहा है। दिल्ली में मतदान जो है वो 61% से नीचे रहा है, 2015 से कम, फिर 2020 से भी कम वोट परसेंटेज में कमी आई है।
नतीजों में कितना परिवर्तन आएगा ये देखना होगा। लेकिन जो 67 और 62 वाला रिकॉर्ड था, फिलहाल वो नहीं है। आम आदमी पार्टी पीछे है। क्या सरकार बना पाएगी?